जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और साथियों, ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो है हम लोग पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर्स देखने वाले हैं। और दोस्तों, इससे संबंधित टॉप 300 क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी दोस्तों एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का जो मुख्यालय है, इसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा युगांतर आश्रम दोस्तों जो है इस मुख्यालय का नाम था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किन शख्सियतों ने महात्मा गांधी का सक्रिय रूप से समर्थन किया था? अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र राष्ट्रवादी गतिविधि के चरण में खेड़ा सत्याग्रह को अहमदाबाद मिल हड़ताल से कौन सा मुख्य अंतर पृथक करता था? ऑप्शन दोस्तों है संवैधानिक और विधायी मांगों पर जोर, ग्रामीण किसानों की लामबंदी बनाम शहरी श्रमिकों का संगठन, औपनिवेशिक प्राधिकारियों से की गई याचिकाओं और अपीलों पर निर्भरता, समान राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के अंतर्गत सामान्य नेतृत्व। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण किसानों की लामबंदी बनाम शहरी श्रमिकों का संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? दोस्तों ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना पैक्ट, यानी दोस्तों पूना समझौता हुआ था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि हुई, ये दोस्तों सही है। अम्बेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ये दोस्तों गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था, ये भी सही है। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विचार को त्याग दिया गया, ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। पूछा गया था कि कौन सा कथन दोस्तों इसमें सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन की अनुक्रिया में किस प्रकार का राष्ट्रवादी विरोध उभरा जिसने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई को एकीकृत किया? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? दोस्तों ये जो है 1871 में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता पर महात्मा गांधी के विचारों ने गांधीवादी चरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकताओं को कैसे आकार दिया? तो दोस्तों यहाँ पर जो अस्पृश्यता के उन्मूलन को एक केंद्रीय उद्देश्य बना करके जो है इसका आकार दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों के बीच 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस सुधारक ने भारतीय और पश्चिमी धार्मिक विचारों के समन्वय का प्रयास किया है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के प्रयास के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए जो है इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज बहादुर सप्रू के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और साथियों इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आपको ना है उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है जो कथन है कि उन्होंने एनी बेसेंट को जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में सहायता की थी। दोस्तों यहाँ पर ये सही हो जाएगा। उन्होंने होम रूल आंदोलन के दौरान राजनीति में जो है प्रवेश किया, ये भी सही है।
उन्होंने जो है 1930 और 1932 के बीच लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर साथियों 1, 2 और 3 सभी जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोनोरा 64 और लरमा रोजो भारत में हरित क्रांति के दौरान पेश की गई किस फसल की उच्च उपज देने वाली किस्में हैं, बताइए। आता है आपको? तो दोस्तों अगर आता हो तो इसको जो है कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का निर्माण मुख्य रूप से कैसे होता है? जो कोयला दोस्तों है इसका निर्माण मुख्य रूप से कैसे होता है? तो लाखों वर्षों तक संपीड़ित हुए मृत पौधों की परतों से जो है इसका निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कौन से 2 जिले उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा साझा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 जिले हैं ये उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा साझा करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय पौराणिक कथाओं और पुरातत्व के संदर्भ में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी तटीय विशेषता विवर्तनिक टेक्टोनिक या समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण जलमग्न मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के पास द्वारका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से स्पष्ट करता है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े और अधिक डेल्टा युक्त क्यों हैं? तो बेटा ये जो है पूर्वी नदियां मंद ढालों के कारण बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उपज को भंडारण से पहले धूप में और फिर छाया में सुखाना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि नमी की मात्रा को कम करने और कीटों तथा कवक की वृद्धि को रोकने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्वांचल की पहाड़ियों को शेष हिमालय पर्वत प्रणाली से अलग करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वे पूर्वी सीमा के अनुदिश एक उत्तल चाप में फैली हुई हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक कृषक समुदाय खेती योग्य भूमि में सीमित वृद्धि के बावजूद फसल की उपज को अधिकतम करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें किन पद्धतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो दोस्तों ये जो है फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अनाज के भंडारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार अजैविक कारक तापमान, कृंतक और कवक हैं। तो दोस्तों ये गलत है। भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार जैविक कारक कीट, कृंतक और आर्द्रता है, ये भी गलत है। भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार जैविक कारक कीट, कृंतक और कवक है। बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिंचाई विधि से पानी की सबसे कम बर्बादी होती है, बताइए। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। इससे दोस्तों जो है पानी की सबसे कम बर्बादी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यहाँ पर दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्कन का पठार छोटा नागपुर पठार से अलग होता है? तो दोस्तों जो विंध्य पर्वतमाला है इसके कारण जो है दक्कन का जो पठार है ये छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि परिकेंद्रकी दिक्स्थान कहाँ होता है? तो दोस्तों जो है केंद्रकीय आवरण की 2 परतों के मध्य जो है होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदानों में बालू के टिब्बों और तट के बीच क्या स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों लैंगून स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है महान हिमालय का उत्तर पश्चिमी सिरा कौन सा शिखर बनाता है? दोस्तों ये जो है नंगा पर्वत बनाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के विशाल मैदानों के समतल होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ये जो है नदी का निक्षेपण है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दिए गए दो कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प चुनें। साथियों यहाँ पर जो पहला कथन है, दुधारू पशुओं का पालन पोषण मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। सही है ये, ठीक है, सही है ये। दोस्तों कथन बी जो है, दुधारू पशुओं का उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में जुताई के लिए किया जाता है, तो ये गलत है बेटा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प चुनें। साथियों पहला कथन है कि भंडारण की प्रतिकूल स्थितियां अनुचित भंडारण अनाजों में वजन में कमी और रंग फीका पड़ने का कारण बनती हैं। दोस्तों ये सही है, ठीक है। भंडारण की जो प्रतिकूल स्थितियां बीज की जीवन क्षमता, अंकुरण क्षमता दोस्तों, और अनाज की बनावट में सुधार करती हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बेटा कथन ए सही है और कथन बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है जिसका विमोचन फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। तो दोस्तों ये जो है गोपी चंद पी हिंदुजा, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंतरा फसलीकरण के लिए भिन्न भिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं वाली फसलों का चुनाव क्यों किया जाता है। दोस्तों ये जो है खेत में आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भाबर पट्टी का निर्माण करने वाली सामग्री का उद्गम क्या है, बताइए। दोस्तों जो है ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से बहकर आया मलबा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, बताइए। दोस्तों आसान प्रश्न है ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाता कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चेक डैम कृषि जल की उपलब्धता और मृदा गुणवत्ता में सुधार करने में कैसे सहायता करते हैं। ऑप्शन दोस्तों है, वे भूजल स्तर को बढ़ाते हैं और मृदा अपरदन को कम करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सही हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार थार मरुस्थल में होने वाली अनुमानित कुल वार्षिक सामान्य वर्षा कितनी है जिसका विचरण गुणांक लगभग 38% है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 250 mm प्रति वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों के निर्माण में किन नदियों का योगदान रहा है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों सतलज, ब्यास और रावी का योगदान रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला साथियों क्वेश्चन है, यदि लोकसभा सत्ताधारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसका संवैधानिक परिणाम क्या होगा। दोस्तों ये जो है मंत्रिपरिषद परित्याग के लिए बाध्य होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानमंडल के सामान्य कार्यकाल को पुनः कितने वर्षों तक बहाल कर दिया है। दोस्तों जो है 5 वर्षों तक बहाल कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है। तो साथियों ये जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों जो है भारत के प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संवैधानिक निकाय भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों लिए हैं। साथियों जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं को लेकर आए हैं, और साथियों ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षित करने, मुद्रा और ऋण प्रणाली का प्रबंधन करने और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, ये भी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में जो है कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन दोस्तों 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के राज्य के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थायी समितियों का समय समय पर पुनर्गठन किया जाता है और वे स्थायी होती हैं, तो दोस्तों सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा की शक्तियों को लोकसभा से सही ढंग से पृथक करता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राज्यसभा राजसूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्रिपरिषद में दोस्तों नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें किस निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है सदस्य बनना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह सही क्रम क्या है जिसमें पद की शपथ एक केंद्रीय मंत्री के लिए आबद्ध कर होती है? तो यहाँ पर साथियों संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन और निष्पक्षता, ये दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो यहाँ पर दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति की जो अध्यक्षता है किसने की थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था? दोस्तों जो के संथानम है इन्होंने जो है इसका सुझाव दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के साथ सही सम्मिलित नहीं है? तो बेटा यहाँ पर जो अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सही है। दोस्तों अनुच्छेद जो 99 है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा की संरचना, ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। बाकी दोस्तों अनुच्छेद जो 89 है ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 105 है ये संसद के सदनों की शक्तियां और विशेषाधिकार से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये साथियों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, इसका उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में उपयुक्त है क्योंकि इसमें डैश, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स 2002 की मुख्य सिफारिश नहीं थी? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है कि पैन कार्ड का विस्तार करके सभी आर्थिक एजेंटों नागरिकों को सम्मिलित करना, ये सही है। घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दर को 40% तक कम करना, ये दोस्तों यहाँ पर नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों और पढ़ लीजिए आगे, वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती का उन्मूलन, ये भी दोस्तों था। कारपोरेट संस्थाओं पर न्यूनतम वैकल्पिक कर का उन्मूलन, ये भी दोस्तों था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से अपने हिस्से का कुछ भाग जन सामान्य को बेचती है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए? तो इस दोस्तों इसको जो है विनिवेश कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्थिक मॉडल यह वकालत करता है कि विकासशील देशों को मुक्त व्यापार के बजाय आयात प्रतिस्थापन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो दोस्तों जो है आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में तेजी आने के बाद जो है विकास के सामाजिक संकेतकों में सुधार हुआ है और 1991 के बाद निम्नलिखित में से
किस संकेतक में सबसे अधिक सतत सुधार देखा गया है? तो दोस्तों जो है मातृ मृत्यु दर में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के धन अपवाह के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के शोषण को समाप्त करने के लिए किस प्रमुख आर्थिक मुद्दे का समाधान करना आवश्यक था? बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें जो है भारत और ब्रिटेन के बीच असमान आर्थिक विनिमय, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम आय जाल डैश को संदर्भित करता है? बेटा ये जो है उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, ये जो है इसको संदर्भित करता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 और 1991 के बीच भारत में आर्थिक संरचना का क्या परिणाम हुआ? बेटा ये जो है भारी विनिमय और संरक्षणवाद के कारण धीमा औद्योगिक विकास, ये दोस्तों इसका परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था दोस्तों इसमें कि खुले बाजार की क्रियाओं का संचालन आरबीआई के द्वारा डैश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक के अंत तक भारत ने कृषि में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो बेटा ये जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, ये ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रागम तानम पल्लवी शब्द दोस्तों भारतीय संगीत की किस शैली से संबंधित है? तो ये कर्नाटक शैली से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की उत्पत्ति क्रमशः किन भारतीय राज्यों में हुई थी? तो दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कांच, धातु या मिट्टी के कटोरों के एक समूह से बना होता है जिसमें से प्रत्येक में पानी का स्तर अलग अलग होता है? तो दोस्तों जो है इसका नाम होता है जल तरंग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है जो दो विशाल नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जो है सोनपुर मेला, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नर्तक गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित थे जिसके लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों जो है कुचिपुड़ी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विजय राघव चारियर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दोस्तों कथन है यहाँ पर कि उन्हें द हीरो ऑफ सालेम कहा जाता था, तो दोस्तों सही है। उन्हें द लायन ऑफ नॉर्थ इंडिया के रूप में जाना जाता था, तो दोस्तों ये गलत है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी संगीत के किस भाग के समतुल्य है? बेटा ये जो है आलाप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया सरहुल उत्सव किस क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? बेटा जो सरहुल उत्सव है ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र और झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में किया जाता है और उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में लोकप्रिय है? बताइए दोस्तों कौन सा लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा कर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 7 मई 2025 को रविन्द्रनाथ टैगोर की डैश जयंती मनाई है? दोस्तों बताइए कौन सी जयंती मनाई है? तो आंसर हो जाएगा 164वीं जयंती मनाई गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? बताइए। दोस्तों भारत जो है 102वें स्थान पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के दोस्तों लेखक कौन है? बताइए। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं PS रमन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य विषय है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2025 में यूरोपीय फिल्म अकादमी के पंजीकृत सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों जो है पान नलिन को सम्मिलित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया जीवित जैविकों के शरीर से अपशिष्ट उप उत्पादों को हटाने के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा ये जो है मलोत्सर्जन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? तो बेटा यहाँ पर जो गुलाब है इसमें जो है वर्ण लवक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित किए गए खेल बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विरासत नीति की घोषणा की है? साथियों आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राक केंद्रिकीय यानी दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कि केंद्रिकीय क्षेत्र परिभाषित होता है, यही दोस्तों गलत है। पहला जो कथन है ये गलत है। बाकी दोस्तों जो जीव का अध्यरूप ये सही है। चिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही है। एकल गुणसूत्र मौजूद होता है, ये भी सही है। बेटा पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का समर्थन करने वाले हैदराबाद शहर सुरक्षा परिषद दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है ये कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा सीवी आनंद है इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में डैश स्थित डीआरडीओ की डीएमएसआरडीई प्रयोगशाला ने समुद्री जल के उच्च दबाव विलवणीकरण के लिए एक उन्नत पॉलीमर झिल्ली विकसित की है। बेटा ये जो है कानपुर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? दोस्तों कथन दिए हुए यहाँ पर कि यह 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1261 करोड़ के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सही है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराया सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन और अनुषंगी लागतों के 80% तक अधिकतम 8 लाख तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। बेटा ये भी सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, मतलब तीनों कथन सो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार गणना की नई पद्धति का उपयोग करते हुए भारत की तटरेखा की जो पुनर्गणित लंबाई कितनी है? बेटा ये जो है कितनी है बताइए? 11,098.81 किलोमीटर है इसकी लंबाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पद्मश्री से सम्मानित लिबिया लोबो सरदेसाई निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों जो है गोवा का मुक्ति संग्राम। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है? दोस्तों जो है पेरिस समझौता, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किस भारतीय अभिनेता को आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया है? दोस्तों जो है आयुष्मान खुराना को, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान के लिए अप्रैल 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये जो है कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 21 मई 2025 को मनाया गया है? बताइए दोस्तों कौन सा दिवस जो है 21 मई 2025 को मनाया गया है?
तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली विकसित की है जिसने हाल ही में केवल 35 से 40 मिली सेकेंड की अत्यंत निम्न विलंबता के साथ विश्व की पहली 2 रोबोटिक कार्डियक जो है टेली सर्जरी की है? बेटा ये जो है एस इनोवेशंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों जो है जितेंद्र मिश्रा को चुना गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये दोस्तों 2014 में आरंभ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है, बताइए? तो ये साथियों जो है कोशिका द्रव में पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में केंद्रीय विदेश मंत्री और 61 देशों के मिशन प्रमुखों ने भारत के किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया है? बेटा ये जो है असम, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की जा रही है? तो दोस्तों इसका नाम है विस्तारित रेंज वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के मसौदे का उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पारंपरिक खेलों को समाप्त करना ये नहीं है, खेल संघों में नैतिक शासन और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक ढांचा तैयार करना, ये दोस्तों जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में विजडन 2025 की सम्मान सूची में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया था? दोस्तों जो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जो है शामिल किया गया था, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन गया। और दोस्तों इस मिशन का नाम क्या था? दोस्तों इसका नाम था स्पेडेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका स्थान चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का एक उदाहरण है? बेटा ये जो है लाइसोसोम जो है इसका एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1, जिसमें दोस्तों विश्व घटना दी हुई है और सूची 2 में साथियों परिणाम दिए हुए हैं, इनको दोस्तों सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों विश्व घटना दी हुई है सूची 1 में और परिणाम दिए हुए हैं सूची 2 में। तो साथियों जो पहला है कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972, दोस्तों इसका जो मिलान होगा किससे होगा बताइए? तो दोस्तों ये जो है पर्यावरणीय आंदोलन, दोस्तों इसका परिणाम था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, दोस्तों इसका जो परिणाम था क्या था? सतत विकास शब्द का प्रतिपादन। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन 2000, इसमें दोस्तों इसका जो संबंध है किससे है? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, इसका दोस्तों संबंध इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा पहला और दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2015, दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्यों का अंगीकरण, ये दोस्तों हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक है, ये दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक टांगलिया बुनाई कला के संरक्षण के लिए 2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों परमार लवजी भाई नागजी भाई को सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1984 में गठित सार्वजनिक उद्यमों की नीति समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये जो है अर्जुन सेन गुप्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विशेष रूप से वायु प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों वायु
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 से दोस्तों संबंधित था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 के विवरण से अनुमानित इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है वह सम्मान समानता और सशक्तिकरण के माध्यम से विजयी होती है। ये दोस्तों इसका विषय था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य में स्थित मसाली गांव भारत का पहला जो है सीमावर्ती सौर ऊर्जा गांव बना है? बेटा ये जो है कहाँ स्थित है बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार पारंपरिक सैन्य शक्ति के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? इसके दोस्तों जो वैश्विक रैंक है चौथी रैंक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस सीमा तक बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल दिवस जो 1 अप्रैल 2025 को मनाया गया था डैश राज्य के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है? बेटा ये जो है उड़ीसा राज्य के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के 5 पी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पार्टनरशिप। ये जो है इसको संदर्भित करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़कर T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? बेटा ये जो है अर्शदीप सिंह बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो बदलाव और संधारणी जीवन शैली अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होती है यदि पास में प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए? बताइए। तो दोस्तों जो है यह दोगुनी अधिक हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार नहीं हिलती है तो व्यक्ति द्वारा दीवार पर किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों शून्य कार्य किया गया है क्योंकि दीवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल दर्पण अपने मुख्य फोकस पर एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनाता है, जो बिंब है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिंब जो है अनंत पर स्थित होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? बेटा ये जो है फिलामेंट की आयु में वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौतिक विज्ञानी एक उत्तल लेंस का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करता है और देखता है कि लेंस से एक निश्चित दूरी पर एक छोटा चमकीला बिंदु बनता है। यह प्रयोग लेंस के किस गुणधर्म को निर्धारित करने में सहायता करता है? बताइए। बेटा ये जो है प्रयोग लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करने की सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो लवक है, लवक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, तो ये सही है। रिक्तिकाएं बहुत बड़ी एवं पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। लवक दोस्तों पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। कोशिका भित्ति दोस्तों जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है, ये बेटा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि साथियों जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यही सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली के आगे चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। यह न्यूटन के गति के तीसरा नियम को कैसे प्रदर्शित करता है? बताइए। तो बेटा ये जो है बंदूक की गोली को आगे धकेलती है और गोली समान और विपरीत बल के साथ बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.15 kg यानी किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद
किसी भवन के शीर्ष से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है तो हाथ से छूटते समय गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों बताइए इसको कैसे आप लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम द्रव्यमान, जो है गेंद का द्रव्यमान दिया है। m बराबर कितना दिया है 0.15 kg। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा अच्छे से, ठीक है। v दोस्तों कितना दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है, चाल दिया हुआ है गेंद की, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है गतिज ऊर्जा। तो साथियों जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, किसको याद है। तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हाफ m दोस्तों कितना दिया हुआ है 0.15 kg और v दिया हुआ है 30, इसका स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा। तो 1/2 इंटू 0.15 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों कितना 900 हो जाएगा, यानी 30 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 900 होता है। दोस्तों इसको 200 काट दो, जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा यहाँ पर। और अब इसका जो है इंटू करा दीजिए यहाँ पर, तो 15 शून्य शून्य 15 पन्ना 75 और 15 चौको 60, 60 4 67, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2 अंक का दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा 67.50 जूल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ यानी दोस्तों माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.7 है तो निर्वात की तुलना में उस पदार्थ में प्रकाश की चाल के बारे में यह क्या संकेत देती है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर निर्वात की तुलना में प्रकाश की पदार्थ में चाल 1.7 गुना धीमी होती है, ये दोस्तों जो है यह संकेत देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान पदार्थ और समान लंबाई वाले पतले तार के स्थान पर मोटा तार लगाने से एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो संभावित कारण है क्या है, अधिक मोटे तार का जो प्रतिरोध है कम होता है जिससे अधिक धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर एक नियत बल कार्य करता है तो गति के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन उनके त्वरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा कम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण अधिक होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौर कुकर बर्तन पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है और इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और कौन सा गुण इसे उपयुक्त बनाता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा एक अवतल दर्पण, क्योंकि यह सूर्य के समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थायी स्थितियों में एक वृत्ताकार धारावाही निकाय के केंद्रीय क्षेत्र में लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बेटा ये जो है एक समान त्रिज्या के अनेक पास पास सटे हुए फेरों वाली कुंडली में नियत धारा का उपयोग करते हुए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र हवाई अड्डे के समतल फर्श पर एक सूटकेस खींचता है और यदि आरोपित बल और दूरी दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो किए गए कार्य में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों इसमें जो है किया गया कार्य 4 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में दैनिक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक वृत्तीय कक्षा में निश्चित चाल से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ उपग्रह। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है क्या होती है। तो ये साथियों आभासी और सीधा होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र का दावा है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर क्या यह दावा सही है।
ये आपसे पूछा गया है। तो नहीं दोस्तों, ये दावा सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों बल परिणाम में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं, इसलिए जो है यह दावा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से ग्रस्त है, तो उसके द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? दोस्तों आंसर हो जाएगा द्विफोकसी लेंस की जो है प्रयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि अगर निकट दृष्टि दोष से जो है ग्रसित है, तब दोस्तों कौन सा लेंस जो इसमें प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। और दोस्तों यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में विराम अवस्था में रखी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए 9 न्यूटन का एक स्थिर बल लगाया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो m दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया है, 3 kg दिया है द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ पर बल भी दिया हुआ है, बल कितना दिया है, 9 न्यूटन। ठीक है, टी दिया हुआ है यहाँ पर साथियों, समय अंतराल जो है कितना दिया हुआ है टी, ये दिया है 2। ठीक है, और साथियों यहाँ पर बताया गया है जो यू अंतिम वेग पूछा गया है, और यू दोस्तों विरामावस्था से है, इसलिए साथियों यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमको जब वी निकालना है तो वी निकालने के लिए हमको यहाँ पर गति के पहले नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो गति का पहला नियम है, इसका फॉर्मूला क्या है? गति का जो पहला नियम है, क्या कहता है? पहला नियम। इसमें दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है इसका? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर a नहीं दिया है, v तो निकाल लोगे आप, लेकिन जब यहाँ पर a दिया होगा, मतलब जब आपको यहाँ पर त्वरण का मान दिया होता तो आप v निकाल लेते। तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से a भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसके लिए हम निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, इससे जो है एक फार्मूला होता है, दूसरा नियम का क्या फार्मूला होता है? ये होता है दोस्तों F बराबर एम ए। सभी को मालूम है, याद आया? अब दोस्तों जो F बराबर एम ए है, तो F कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है, M कितना दिया है? 3 दिया है। A आपको यहाँ पे निकालना है, तो A कैसे निकालेंगे? तो ये जो 3 इधर आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों जो है A का मान निकल कर आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो v निकालना था आपको, u दिया है कितना? 0 दिया है। ये दोस्तों हमने निकाल लिया, कितना निकाला? 3 निकाल लिया है। और t दिया है कितना? 2 दिया है। तो यहाँ पर v का मान जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकेंड। किस ऑप्शन में दिया है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्ष तापक और एक विद्युत बल्ब दोनों विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, परंतु केवल बल्ब ही अधिक दृश्य प्रकाश क्यों उत्सर्जित करता है? बताइए। क्योंकि दोस्तों बल्ब का जो फिलामेंट होता है उच्च ताप पर पहुंचकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में कौन सा कथन परिपथ में कुल विद्युत धारा को सही ढंग से वर्णित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों यह प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोर में सुरक्षा दर्पण के लिए एक ऐसे दर्पण की आवश्यकता है जो बहुत अधिक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करे और बिंब की किसी भी स्थिति के लिए हमेशा सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाए। इसके डिजाइन के लिए किस प्रकार के दर्पण और सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो है साथियों, आभासी और छोटे प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इधर उधर दोलन करते हुए लोलक की गति को परिभाषित नहीं करता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो विकल्प दिए हुए हैं, लोलक त्वरित गति प्रदर्शित करता है, सही है। लोलक आवर्ती गति प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। लोलक एक समान दोलन गति प्रदर्शित करता है, ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। लोलक असमान दोलन गति प्रदर्शित करता है, तो ये यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा।
पूछा गया है कि कौन सा दोस्तों लोलक की गति को परिभाषित नहीं करता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये इसको जो परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि विरामावस्था में स्थित किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है और इसे धरती तक पहुंचने में 4 सेकंड लगते हैं, तो बेटा वह अनुमानित ऊंचाई क्या है जहां से इसे गिराया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जी का मान दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण से। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला बताइए, किसको याद है। तो h बराबर होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोस्तों जो है गति का दूसरा समीकरण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं आता हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, u बराबर कितना दिया है 0, क्योंकि ये साथियों वस्तु जो है विरामावस्था में है। जी दिया है आपको कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टी भी दिया है, टी कितना दिया है, 4 सेकंड दिया है टी, और एच आपको निकालना है, निकाल लेंगे। अब जो है सब मान तो दिए हैं, तो अब जो मान है ये वैल्यू है, इनको रख दीजिए इसमें। तो एटा एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू यू दिया है 0, टी दिया है 2, ठीक है, प्लस हाफ जी कितना दिया है यहाँ पर 10 दिया है, इंटू टी दिया है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 0 प्लस का ये हो जाएगा दोस्तों 5, 2 से काट दो ना इसको, तो 5 हो जाएगा, इंटू 4 चौको 16। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 16 5 80 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसमें दिया है बेटा, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर 3 सेकंड में अपनी चाल 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 12 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है, तो इस समय अंतराल में उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न दोस्तों है साथियों, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो त्वरण है, त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, मतलब जो त्वरण है दर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अंतिम वेग कितना है 12 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग कितना है 6 मीटर पर सेकंड, समय कितना दिया है 3 दिया है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बटे 3 यानी 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में यह आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गीले कपड़े फैलाने पर जल्दी क्यों सूख जाते हैं, बताइए। तो बेटा जो है सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए दोस्तों जल्दी सूख जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण 220 वोल्ट के विभवांतर और 2 एम्पियर की विद्युत धारा पर 5 घंटे तक कार्य करता है, तो दोस्तों इसके द्वारा उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। आसान प्रश्न दोस्तों है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी दोस्तों इसको निकालेंगे, पी बराबर होता है फॉर्मूला V इंटू आई। V यहाँ पर दोस्तों वोल्ट दिया है, कितना दिया है 220, और धारा कितनी दिया है 2 एम्पियर की धारा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 440 वाट दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसकी ऊर्जा, मतलब शक्ति जो है कितनी हो जाएगी 440 वाट जो है हो जाएगी। ठीक, पावर इसकी। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम ऊर्जा निकालेंगे, तो ऊर्जा दोस्तों E बराबर हो जाएगा, मतलब दोस्तों जो एनर्जी है, एनर्जी बराबर होता है E बराबर होता है क्या होता है P इंटू टी होता है। P अभी हमने आप निकाला है यहाँ पर 440 वाट, और यहाँ पर दोस्तों T है, T यहाँ पर दिया है 5 घंटे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200। ठीक है, 2200 वाट घंटा हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है किलोवाट घंटा में निकालना है, चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो दोस्तों किलोवाट घंटा में ये कितना हो जाएगा, तो 2200 बटे 1000। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, एक अंक दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2.2 किलोवाट घंटा।
ठीक है, बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2.2 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैसें पात्र की दीवारों पर दाब क्यों डालती हैं, बताइए। तो गैस के कण यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और दीवारों से टकराते हैं, इसलिए दोस्तों ये दाब डालती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शेल्फ पर रखी है। यदि शेल्फ की ऊंचाई बढ़ाकर 4 मीटर कर दी जाए तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। साथियों यहाँ पर पहले हम इसका निकालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पहले दोस्तों Pe1 बराबर क्या हो जाएगा, mg, और यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई कितनी दी है, 2 मीटर दिया है, तो mg2 हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो है हम पोटेंशियल एनर्जी 2 निकालेंगे, मतलब दूसरी नई जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाएगी, तो mg इंटू 4 दिया है यहाँ पर h, तो ये हो जाएगी 4। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आप देख रहे हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है ये 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब ये 2 गुनी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बेटा स्थितिज ऊर्जा जो है ये 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण द्रवों को ठोसों से सही ढंग से अलग करता है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर द्रवों का जो आयतन है ये निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ये दोस्तों इसको अलग करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में विरामावस्था में स्थित एक गेंद को जब एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में उसे 5 सेकंड लगते हैं, तो पतन के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ विरामावस्था में, सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया u कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है औसत चाल, v निकालना है बेटा। तो v जब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर और क्या दिया है, t दिया है, t कितना दिया है, 5 सेकंड दिया है, और बेटा g कितना दिया है, g दिया है 10। सिंपल सी बात दोस्तों है, फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो v दोस्तों v यहाँ पर निकालेंगे आप, u दिया है 0 प्लस g का मान दिया है 10, t का मान दिया है 5, तो v कितना हो गया 50 जो है दोस्तों, ये v का मान आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। कोई बात नहीं, अब आपको निकालना क्या है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा u प्लस v बाई 2। बेटा यहाँ पर u कितना दिया है, u दिया है 0, v निकाला है अभी हमने 50 बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको तो हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण वायु से एक आयताकार कांच के स्लैब में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रथम अंतरा पृष्ठ पर इसकी दिशा में क्या परिवर्तन होता है, बताइए। तो दोस्तों इसकी जो दिशा है यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो सीमा पार करते समय उसकी आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है। तो बेटा इसमें जो है इसकी आवृत्ति स्थिर रहती है और चाल और तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक छात्र एक मनोरंजन पार्क झूले का डिजाइन तैयार करना चाहता है जो सांवरियों को एक समान चाल से एक वृत्त में घुमाए। छात्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी अवधारणा लागू करनी होगी कि वृत्तीय गति के दौरान सांवरिया अपनी सीट पर सुरक्षित रहे। तो बेटा यहाँ पर सांवरियों को उनकी सीटों से बांधे रखने के लिए एक नियत बाह्य बल लगाना होगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक तकनीशियन को घरेलू परिपथ में एक नया उपकरण इस प्रकार जोड़ना है कि उसे पूर्ण वोल्टेज मिले और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो जो तकनीशियन है इसको क्या करना चाहिए, बेटा इसको जो है उपकरण को मौजूदा उपकरणों के साथ समांतर क्रम में संयोजित करे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे स्थित है तो गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी लंबवत दूरी को कौन सा चिन्ह निर्दिष्ट किया जाता है। तो बेटा इसको जो है ऋणात्मक चिन्ह निर्दिष्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टार्च का बल्ब केवल स्विच चालू करने पर ही क्यों जलता है।
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि स्विच परिपथ को पूर्ण कर देता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक बिंब रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ये क्या होगी? बेटा ये जो है वास्तविक और उल्टा होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल लगाए जाने के बावजूद विस्थापन शून्य हो जाता है तो किए गए कार्य का क्या होगा? बताइए। तो बेटा जो किया गया कार्य है क्या होगा? किया गया कार्य शून्य होगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों को कठोर प्रकृति के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इनके जो कण हैं प्रबल आकर्षण बल के साथ आपस में कसकर बंधे हुए होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को निर्धारित करने में सहायता करता है? तो बेटा ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन के स्नेल के नियम के अनुसार किसी दिए गए रंग और माध्यम के युगल के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बारे में क्या बताता है? तो बेटा ये जो बताता है यह सदैव एक स्थिरांक रहता है, यह बताता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक यह प्रदर्शित करना चाहती है कि विक्षेपण तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। वह प्रिज्म से एक वर्णी लाल प्रकाश गुजारती है और वह क्या अवलोकन करती है और क्यों करती है? तो बेटा ये जो है केवल एक ही लाल किरण निकलती है, कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता है क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्ध्य होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अवलोकन करता है कि धारावाही तार के पास लाने पर एक दिक् सूचक सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्रों की अपनी समझ का उपयोग करते हुए समझाइए कि ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो दिक् सूचक सुई पर बल आरोपित करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत स्तरीय में शुद्ध धातु के स्थान पर किसी मिश्र धातु के तापन अवयव का उपयोग क्यों किया जाता है? मिश्र धातु का कौन सा गुणधर्म इस चयन को सही ठहराता है? तो बेटा ये जो है मिश्र धातुओं में उच्च प्रतिरोधकता होती है और वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है, इसलिए जो ऐसा होता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस बिंब से दुगुना बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस के सापेक्ष बिंब कहाँ स्थित है? तो ये जो है लेंस की एक फोकस दूरी तथा दुगनी फोकस दूरी के बीच स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन में होती है और यदि वायु प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था में स्थित एक गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। ठीक है, गणना करें कि यह धरती से किस चाल से टकराएगी। तो बेटा बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे गति का तीसरा नियम। बताइए क्या होता है गति का तीसरा नियम? गति का तीसरा समीकरण दोस्तों बताइए क्या होगा? गति का तीसरा समीकरण किसको आता है? जल्दी कमेंट करिएगा। तो दोस्तों जो गति का तीसरा नियम है, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2a से होता है। ठीक है, और यहाँ पर साथियों दिया क्या क्या है पहले आप लोग ये भी तो देखिएगा। तो u दिया है कितना? 0, क्योंकि साथियों जो वस्तु है विरामावस्था में गेंद है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दिया है? यहाँ पर s दिया है दोस्तों, कितना दिया है? 20 मीटर। ठीक है, और जो g दिया है, g कितना दिया है? 10। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आइए वैल्यू रख दीजिए। तो साथियों v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, u दिया है यहाँ पर 0 प्लस का 2 दिया है इंटू a कितना दिया है बेटा? a का मान यहाँ पर दिया है कितना? 10, मतलब सॉरी g यहाँ पर g या a दोनों होता है। तो दोस्तों यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है a या g बराबर है, a भी त्वरण कहते हैं, g को भी त्वरण कहते हैं। तो a कितना दिया है? 10 दिया है। s कितना दिया है दोस्तों? s दिया है 20। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सॉल्व कर लो।
तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400। तो दोस्तों जो v का मान है कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि किस प्रकार के गोलीय दर्पण की परावर्तित सतह भीतर की ओर वक्रित होती है जो गोले के केंद्र की ओर अभिमुख होती है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद मेज के किनारे पर रखी है और उसे अछूता यानी दोस्तों बिना हिलाए छोड़ दिया गया है। अपनी स्थिति के कारण प्रारंभिक रूप से गेंद में मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा निहित है और यदि इसे मेज से नीचे धकेल दिया जाए तो क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर जो है क्या होगा, गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और नीचे गिरने पर यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा देने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है। क्योंकि साथियों ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार में बैठे यात्री को कार के अचानक शुरू होने पर पीछे की ओर झटका महसूस होता है। तो गति का साथियों जो पहला नियम है इस अनुभव की व्याख्या कैसे करता है। तो ये जो है जब कार आगे की ओर बढ़ रही होती है तो यात्री विराम की अवस्था में रहता है जो जड़त्व दर्शाता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके किस सामग्री को चुंबकित किया जा सकता है, बताइए। बेटा ये जो है नर्म लोहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L दी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया है, इसका दोस्तों प्रतिरोध कितना दिया है, 9 ओम दिया है। उसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई दिया है L/3 और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दिया है 3A दिया है। तो इस दूसरे तार का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे पहले तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो एल ए। ठीक है, ये होता है प्रतिरोध का फार्मूला। एवं पहले का निकालेंगे तो R1 इक्वल टू हो जाएगा रो एल कितना दिया है, एल ही दिया है, ए कितना दिया है, ए ही दिया है, इक्वल टू दोस्तों प्रतिरोध कितना दिया है 25, कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों कितना दिया है 9 दिया है 9। ठीक है, ये दिया है 9 ओम जो है इसका प्रतिरोध दिया है। ठीक है, अब साथियों दूसरा को जो है प्रतिरोध निकालेंगे। दूसरे का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो ओम तो ऐसे ही हो जाएगा, एल कितना दिया है एल डैश, इसका साथियों सूत्र हो जाएगा एल डैश अपान ए डैश, ऐसे कर लो। तो यहाँ पर दोस्तों जो एल दिया है कितना दिया है L/3 दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 3A दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा रो हो जाएगा और रो इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए। तो ये जो 3 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा निकल करके 1/9 L/A हो जाएगा। ठीक है, इतना ये आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, जो दूसरा प्रतिरोध है ये हो जाएगा L, ये इतना, और यहाँ पर दोस्तों ये 9 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसका मान कितना दिया है 9 न्यूटन दिया, 9 ओम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू रख दो 9 ओम, 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ओम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया, चलिए देखते हैं, दोबारा करते हैं इसको, अच्छे से समझना है इसको। साथियों सबको मालूम है कि जो प्रतिरोध है इसका फार्मूला क्या होता है, तो R इक्वल टू होता है रो L/A होता है। जब पहले का निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोध दिया है कितना 9 ओम प्रतिरोध दिया है, ये पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है रो दिया है, L दिया है और A दिया है, ये सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया पहले का। ठीक है, अब दोस्तों निकालेंगे दूसरे का। तो दूसरे का जो है R कैसे निकालेंगे हम देखिएगा। जब दोस्तों यहाँ पर हम R निकालेंगे R2 मतलब दूसरे का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है रो दिया है, L कितना दिया है L/3 दिया है, A कितना दिया है तो ये दिया है 3A। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9
रो एल अपान ए हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये तो 1/9, इसका मान कितना दिया है, ये दिया है, इसका मान ये दिया है। ठीक है, तो इसका दोस्तों मान 9 दिया है, 9 कर देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1 ओम। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का सटीक वर्णन करता है कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी वस्तु के मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होती है? तो बेटा ये जो है स्थितिज ऊर्जा घटती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जो कुल यांत्रिक ऊर्जा को अचर बनाए रखती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता तो पृथ्वी से तारों के अवलोकन के दौरान सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, उनका प्रकाश स्थिर रहता है। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार को जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक गति करने लगते हैं, लेकिन जब तार को बिना किसी स्रोत से खुला छोड़ दिया जाता है तब वे गति नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है बताइए? बेटा इसका कारण है कि एक बैटरी विभवांतर उत्पन्न करती है तो जो है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक डिजाइनर एक ऐसे उपकरण का निर्माण करना चाहता है जो एक छोटे बल्ब के प्रकाश को एक विस्तृत क्षेत्र में समान रूप से फैला सके। इसके लिए दोस्तों किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए और क्यों? बताइए। बेटा ये जो है एक अवतल लेंस, क्योंकि एक प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर अपसारित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लंबाई नियत रखते हुए उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है इस पे जो है स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक रोगी के दंत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक दर्पण का उपयोग करता है। दंत चिकित्सक को किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए और क्यों? बताइए। तो दोस्तों इसको जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह एक आवर्धित प्रतिबिंब देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र का दावा है कि समान द्रव्यमान की दो कारें, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, तो यदि उनके इंजन समान शक्ति प्रदान करते हैं तो उनमें समान गतिज ऊर्जा होती है। इस तर्क में क्या त्रुटि है बताइए? बेटा यदि इंजन समान है तो कारों में समान ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बात है। गतिज ऊर्जा चाल के वर्ग पर निर्भर करती है, ना कि केवल शक्ति आपूर्ति पर। ये दोस्तों इसमें त्रुटि है, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कैसा व्यवहार करती हैं? तो ये जो है वे मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से अपसरित होते हुए प्रतीत होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति क्रिया और प्रतिक्रिया बलों का एक उदाहरण नहीं है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो है ऊपर फेंकी गई गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस नीचे आना, ये दोस्तों इसका उदाहरण नहीं है। बाकी दोस्तों एक तैराक जो है, तैराक का पानी को पीछे की ओर ढकेलना, ये इसका कारण है। बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारना, ये भी दोस्तों इसका उदाहरण है। और ऊपर की ओर प्रक्षेपित होता हुआ रॉकेट, ये भी इसका उदाहरण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? बेटा यहाँ पर जो नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की जो ब्लेड है, ये जो है एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? बेटा ये जो है संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला जो बल है ये कम हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 5 सेकंड में इसके अनुप्रस्थ काट से कितना आवेश प्रवाहित होगा? बताइए। तो बेटा यहाँ पर धारा कितनी दी है? 2 एम्पियर की धारा दिया है। टी दोस्तों कितना दिया है? 5 सेकंड का समय दिया है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आवेश निकालना है तो Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है IT। ठीक है,
आई दिया है 2 एम्पियर, टी दिया है 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 कूलाम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते समय मुख्य अक्ष के अनुदिश किस दिशा को धनात्मक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मूल बिंदु के दाईं ओर दोस्तों एक्स अक्ष के अनुदिश जो है धनात्मक माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होता है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छात्र उत्तल लेंस का उपयोग करके दीवार पर एक पेड़ का प्रतिबिंब दर्शाता है। यदि प्रतिबिंब का साइज पेड़ से छोटा पाया जाता है तो लेंस के सापेक्ष पेड़ की स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो बेटा ये जो है पेड़ को लेंस की फोकस दूरी के दुगने से अधिक दूरी यानी 2f से परे पर रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन मतलब दोस्तों CH4 इसका सूत्र होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके पूर्ण दहन से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो बेटा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो जलीय विलयन एक सीलबंद फ्लास्क के भीतर अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं तो निकाय के कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा ये जो है यह संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा परिष्कृत नहीं की जाती है? बताइए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम धातु। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन किसी तत्व की परमाणु संख्या का सही से वर्णन करता है? दोस्तों जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। वॉशिंग सोडा दोस्तों रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O है, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त कार्बन यौगिक संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में सामान्यतः अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं और इस कथन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? बताइए। बेटा ये जो है असंतृप्त यौगिकों के कार्बन परमाणुओं के बीच द्वियात्रिक आबंध होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में डैश ऋणायन के रूप में होता है। बताइए। दोस्तों इसमें जो है OH- होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना एक मानक संदर्भ के साथ की जाती है, तो कार्बन 12 को मुख्य रूप से परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक के रूप में चुना गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों कार्बन 12 पूर्ण संख्या के निकट परमाणु द्रव्यमान देता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोजमर्रा का उदाहरण एक समांगी मिश्रण को दर्शाता है? बेटा यहाँ पर जो है जल में अच्छी तरह से मिश्रित तेल नहीं, लौह रेतन के साथ समान रूप से मिश्रित रेत ये भी नहीं, जल में मिला हुआ चौक चूर्ण ये भी नहीं, जल में पूर्णतः घुलित लवण, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर विरंजक चूर्ण का उपयोग डैश किया जाता है? बताइए। एक मधुरक के रूप में नहीं, साबुन बनाने के लिए ये भी नहीं है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी दोस्तों POP है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो POP है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O है और यह पानी के साथ अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 44U है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु डैश के साथ जुड़ा होता है? दोस्तों ये जो है 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? बताइए। बेटा इसमें जो है परमाणु +2 आवेश वाला धनायन बन जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गणना नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान को सही से बताती है?
तो दोस्तों जो 1 + 14 + 48 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन एक आयन का सही वर्णन करता है? दोस्तों यहाँ पर एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिंक और कॉपर के बराबर टुकड़ों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अलग अलग डाला जाता है, तो कौन सा दोस्तों अवलोकन सही है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों केवल जिंक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अवधारणा का सबसे अच्छे से समर्थन करता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है? दोस्तों जो है स्याही की एक बूंद जल में एक समान रूप से फैलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है, बताइए। दोस्तों जो है गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विसरण वायु में सबसे धीरे होगा, बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका विसरण जो है वायु में सबसे धीरे होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg2+ आयन बनाता है, ये दोस्तों सही है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg3+ आयन बनाता है, ये दोस्तों यहाँ पर कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों से भरे बैगों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करके ऑक्सीजन को रोकती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जिस यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के निश्चित द्रव्यमान अनुपात में विद्यमान होते हैं वह क्या कहलाता है? दोस्तों ये जो है जल कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन एक विषमांगी मिश्रण का सही वर्णन करता है? तो बेटा यहाँ पर इसकी संरचना संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं होती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एथेनॉल के एक गुणधर्म का वर्णन नहीं किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मेथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोमेथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक दोस्तों दिया है कि एक समय में केवल एक क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित कर सकता है, सही है, ठीक है। कथन दो दोस्तों दिया है कि अभिक्रिया प्रतिस्थापन और अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये भी सही है। दोस्तों कथन 3 दिया हुआ है कि यदि अभिक्रिया जारी रहती है तो बहुप्रतिस्थापन हो सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों कथन 1, 2 और 3 सही है, आंसर नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा परिवर्तन अपमार्जक विलयन में मीसेल निर्माण को प्रवर्धित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों क्रांतिक मीसेल सांद्रता से ऊपर अपमार्जक सांद्रण बढ़ाना, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फीता डैश के साथ जलता है, तो ये साथियों एक चमकीली सफेद लौ के साथ जलता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुण बताता है कि जब एक किरण पुंज एक वास्तविक विलयन से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग क्यों दिखाई नहीं देता है, बताइए। तो दोस्तों कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाए जाने पर सबसे प्रबल अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? दोस्तों जो है मैग्नीशियम के साथ, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए सही है? दोस्तों यहाँ पर वे योगज अभिक्रियाओं की अपेक्षा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बिल जार प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग क्यों किया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण शामिल है?
क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान 100 U है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो CaCO3 है, इसका जो इकाई द्रव्यमान है ये कितना है, 100 U है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, बताइए। दोस्तों ये जो है CnH2n, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अपचयन से पहले जिंक कार्बोनेट अयस्क को जिंक ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए जो है वायु की सीमित मात्रा में अत्यधिक गर्म करना, ये जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनाबार अयस्क से सीधे अपचयन के बजाय 2 चरणों वाली तापन प्रक्रिया द्वारा मरकरी यहाँ दोस्तों पारद है, इसको क्यों प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा मरकरी सल्फाइड का पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना जरूरी है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के कारण समय के साथ एक चमकदार धातु की चमक मंद पड़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। बेटा इसको जो है संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः भोजन पकाने में किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेटा ये जो है यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो ये दोस्तों ये जो है कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कीलों को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जिंक का लेपन किया जाता है और जिंक की परत खुरच जाने के बाद भी कीलों पर जंग क्यों नहीं लगती है, बताइए बेटा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिंक एक उत्सर्जी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब एक द्रव्य को एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सी मापने योग्य राशि समान रहती है। तो बेटा ये जो द्रव्य का आयतन है अपवर्तित रहता है, ये इसकी राशि जो है समान रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के पूर्ण और अपूर्ण दहन से उत्पन्न उत्पादों की तुलना कीजिए। तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण दहन दोस्तों CO2 प्लस H2O, दोस्तों अपूर्ण दहन है CO प्लस H2O, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातु सबसे अधिक ऊष्मा मुक्त करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है, ये सबसे अधिक ऊष्मा मुक्त करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथनों का संदर्भ लीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन दोस्तों ए इसमें कह रहा है कि किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखते समय कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को एक दूसरे को संतुलित करना चाहिए, ये सही है। दोस्तों कथन जो बी है ये संयोजकताओं को संतुलित करना या सुनिश्चित करता है कि बना यौगिक विद्युत रूप से उदासीन है, ये भी सही है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है। आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल को पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है, बताइए। दोस्तों इससे कम धुआं निकलता है, इसलिए जो है इसको स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। बेटा यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है, इस पर विचार करना है आपको, करिए विचार, देखते हैं कौन विचार कर पाता है। तो यहाँ पर साथियों ये अभिक्रिया दी हुई है और दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो यह अभिक्रिया प्राथमिक एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण को निरूपित करता है, सही है। क्षारीय के MnO4 ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। क्षारीय के MnO4 अपचायी कर्मक के रूप में कार्य करता है, बेटा ये गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक अज्ञात विलयन में लेड सेकेंड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस मिलाता है तो एक पीला अवक्षेप बनता है। अज्ञात विलयन क्या हो सकता है, बताइए बेटा। तो दोस्तों जो अज्ञात विलयन है ये पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है।
तो दोस्तों इसका उपयोग जो है ग्रीस हटाने और जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों क्लोर क्षार है ये प्रक्रिया के बारे में जो सही कथन है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक परमाणु अणु के रूप में विद्यमान रहता है। तो बेटा यहाँ पर जो आर्गन है ये जो है एक परमाणु अणु के रूप में विद्यमान रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान अविलेय अशुद्धियों का क्या होता है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा वे एनोड पंख के रूप में तली पर निक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कणपुंज के जल विरागी छोर कहाँ निर्देशित होते हैं। तो बेटा ये जो है जल से दूर केंद्र की ओर जो है निर्देशित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गंधीय सूचकों का कौन सा युग्म क्षारीय विलयन में अपनी गंध खो देता है। तो दोस्तों ये जो वैनिला एसेंस और लौंग का तेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के निष्कर्षण से पहले सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः ऑक्साइडों में क्यों परिवर्तित किया जाता है, बताइए। तो दोस्तों इसको जो है सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों को अपचयित करना सरल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मंडी द्वारा विकसित उस स्थायी मिश्रित पदार्थ का प्राथमिक संगठन क्या है जो 2D अर्धचालकों को खराब होने से रोकता है। तो ये जो साथियों पॉलीडाइमेथिल सिलोक्सेन में संपुटित टंगस्टन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र CaOH का होल ट्वाइस में कोष्टक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों कोष्टक है इसका उपयोग दो हाइड्रोक्साइड समूहों को इंगित करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अवलोकन जल के लिए जो है स्थिर अनुपात के नियम का समर्थन करता है। तो बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिसेल में कौन सा भाग बाहर की तरफ जल की ओर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आयनिक सिरा है ये जो है भाग बाहर की तरफ जल की ओर होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल डालने पर हथेलियां ठंडा क्यों महसूस करती हैं। क्योंकि दोस्तों द्रव त्वचा से ऊष्मा को अवशोषित कर वाष्पित कर लेता है। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो NaCl है इसको जो है उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उस प्रयोग से जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बार बार तनु करने पर भी रंगीन बना रहता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण साइज में अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोजमर्रा के मिश्रण को निलंबन के रूप में सबसे सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो जल में पूरी तरह से घुला हुआ चौक चूर्ण, इसको जो है निलंबन के रूप में सबसे सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो मुक्त होने वाली गैस चूने के जल के माध्यम से पारित होती है। गैस को अधिक मात्रा में पारित करने पर किस कारण से दूधियापन गायब हो जाता है, बताइए। तो बेटा इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम और कैल्शियम जैसी धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने के बजाय वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों कार्बन की जो अपेक्षा इनकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अधिक होती है, इसलिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि देशी और विदेशी कुक्कुट नस्लों के बीच संकरण कार्यक्रम क्यों चलाए जाते हैं। बेटा ये जो है वांछनीय गुणवत्ता वाली नई नई किस्मों का विकास करने के लिए चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रंकुचन दाब तब माना जाता है जब हृदय डैश होता है।
जब हृदय जो है संकुचित होता है तब दोस्तों प्रमुचन दाब माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है, बताइए। तो बेटा इसके लिए जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। तो यहाँ पर दोस्तों लार में उपस्थित जो एमिलेस है ये दोस्तों जो है पाचन की शुरुआत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की ऊपर की ओर गति के लिए मुख्य रूप से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उत्तरदायी है। तो यहाँ पर दोस्तों निरंतर स्तंभों का निर्माण करने वाली लिग्नी युक्त जाइलम वाहिकाएं दोस्तों ये जो है उत्तरदायी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। साथ ही यहाँ पर कथन एक दिया है कि वृक्काणु में चयनात्मक पुनः अवशोषण सही में जल और लवण का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। बेटा जो है कथन सही है। चयनात्मक पुनः अवशोषण जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को निस्यंदन में प्रवेश करने से रोकता है, ये गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों कथन ए सही है, लेकिन जो बी है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में परितारिका का क्या कार्य है, बताइए। तो दोस्तों जो परितारिका है इसका कार्य होता है पुतली के साइज को नियंत्रित करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की वह कौन सी किस्म है जिसे सामान्यतः भारतीय मक्खी के रूप में जाना जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है एपिस सेरेना इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर चिपके रहते हैं। खुरदरी जो अंतर्द्रव्यी जालिका है इसका प्राथमिक कार्य क्या है। तो बेटा इसका जो प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन है। ठीक है, क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन जो है इसका प्राथमिक कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के स्थान पर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। क्योंकि दोस्तों यह जैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरणीय नुकसान से बचाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे पहली बार 1983 में प्रस्तुत किया गया था। ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों यह एक पूर्व चेतावनी साधन है, सही है। यह क्षेत्र में पहचाने गए सभी प्रदूषणों स्रोतों को अधिसूचित और सार्वजनिक करता है, ये भी सही है। इसे औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। बेटा पूछा गया था कि कौन सा जो विशेषता इसकी नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की परिभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जैविक प्रक्रम द्वारा विकसित होने वाले पदार्थ, ये दोस्तों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक एक कृत्रिम बहुकोशिकीय जीव विकसित कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कोशिकाएं पोषक तत्व प्राप्त करें और अपशिष्ट को जो है प्रभावी ढंग से उत्सर्जित कर सकें, उन्हें क्या शामिल करना चाहिए। तो बेटा उन्हें जो है भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के लिए एक परिवहन प्रणाली जो है शामिल करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता को रोकने में कौन सी विधि सहायक है। तो बेटा इसमें जो है हवाबंद पात्रों में खाद्य पदार्थों का भंडारण जो है ये सहायक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवलोकन इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा, एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में 2 बार जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जंतु ऊतक पादप ऊतकों से अलग होते हैं क्योंकि जो जंतु ऊतक हैं डैश ऊतक होते हैं। तो बेटा ये जो है अधिकतर जीवित और लचीले होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी व्याख्या करता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में रक्त कोशिकाएं क्यों नहीं पाई जाती हैं। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, वे नलिकाओं में पुनः अवशोषित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल जीव के अनुरक्षण के लिए कौन सा संयोजन सर्वोत्तम आवश्यक जैव प्रक्रम का प्रतिनिधित्व करता है।
तो दोस्तों जो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू सेवन के तरीकों और उनके उपयोग के दीर्घकालीन परिणामों का मिलान करें। बेटा यहाँ पर स्तंभ 1 दिया हुआ है, दूसरे में दोस्तों स्तंभ बी दिया हुआ है, इधर दोस्तों इसके सेवन तरीके दिए हुए हैं, इधर दोस्तों जो है इसका उपयोग दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो धूम्रपान है दोस्तों, सिगरेट है दोस्तों, ये जो है इसका जो है किससे मिलान करेंगे, तो वात स्फीति जो है इसका मिलान हो जाएगा। तंबाकू दोस्तों चबाना जो है ये मुख का कैंसर हो जाएगा इससे। निष्क्रिय धूम्रपान दोस्तों ये जो है हृदय रोग से संबंधित है, और जो लंबे समय तक निकोटीन का संपर्क दोस्तों ये जो श्वसन संक्रमण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिएगा इसको सही से। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट संख्या की कमी से डैश हो सकता है। दोस्तों इसकी कमी से जो है अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे बच्चे की अलग अलग आंखों में निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों का पता चलता है। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक दृष्टिकोण क्या है, बताइए। दोस्तों प्रत्येक आंख के लिए अलग अलग लेंस वाले चश्मे प्रदान करना, एक के लिए अवतल और दूसरे के लिए दोस्तों उत्तल। ठीक है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधा संग्रहित अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने के लिए अपने पत्ते और छाल गिरा देता है। यह विधि जंतुओं द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जित करने की विधि से कैसे अलग है, बताइए। तो बेटा ये जो है पौधे उन भागों का उपयोग करते हैं जिन्हें त्यागा जाएगा, जबकि जंतुओं में उत्सर्जन के लिए दोस्तों विशेष अंग होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया के आधार पर रासायनिक उर्वरकों और खादों के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताइए। तो बेटा इसमें जो मुख्य अंतर है, खाद धीरे धीरे पोषक तत्व मुक्त करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉयलर के लिए कुक्कुट आहार में विटामिन ए और के मात्रा को अधिक बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये जो है स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल निकायों में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रभाव है। तो बेटा ये जो है नालियों का अवरुद्ध होना और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाना जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति दोस्तों जो है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है। क्योंकि दोस्तों विघटन के लिए ऊष्मा एवं ताप की आवश्यकता होती है और हानिकारक रसायन छोड़ते हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में के बाड़े में ढलवारदार फर्श और उनके आहार में संतुलित आहार प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों बाड़े को सूखा रखने और साफ सफाई को सुगम बनाने तथा पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को सहयोग प्रदान करने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि हरी खाद द्वारा मिट्टी के मुख्य रूप से कौन से दो अवयव मिलाए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये दो अवयव मिलाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई किसान अपनी फसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे किस फसल की खेती पर विचार करना चाहिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा दालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों मतलब दो कथन दिए हुए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो अभिकथन ए दिया हुआ है इसमें कहा गया है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का अत्यधिक संचय भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। धीमे अपघटन से दुर्गंध आ सकती है और बीमारियां फैल सकती हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथियों जो आ रहे ये एक की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है। बेटा जो है पादप कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि पशुओं में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें अनेक विषाणु और जीवाणु रोगों से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो केवल कोशिका विभाजन के समय ही क्षणाकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये क्रोमोसोम डैश से बनते हैं। बेटा ये जो है डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं में पोषण स्तरों की संख्या आमतौर पर 4 से 5 तक ही सीमित क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों उच्च पोषण स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण के दौरान प्रत्येक पाइरूवेट अणु विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के डैश अणु देते हैं। दोस्तों ये जो है 3 अणु देते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाएं कभी कभी अवायवीय शोषण क्यों करती हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अंतःकोशिकीय पाचन क्यों उपयुक्त है? क्योंकि दोस्तों उनमें विशेष पाचन अंगों का अभाव होता है, इसलिए जो है ये उपयुक्त है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब परितंत्र में पादप प्लवक को हटा देने पर सबसे प्रत्यक्ष रूप से डैश प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे प्राणी प्लवक दोस्तों प्रभावित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विलवनी यानी दोस्तों मेट्रिल कपाट ठीक से बंद होने में विफल रहता है तो निलय के संकुचन के दौरान किस तत्काल प्रभाव की सबसे अधिक संभावना है? बताइए। तो दोस्तों जो है बाएं निलय से बाएं आलिंद में रक्त का विपरीत प्रवाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली एक पेड़ के नीचे गिरी हुई पत्तियों को देखता है और यह पौधे के उत्सर्जन की किस विधि को दर्शाता है और इसमें किस प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसमें जो है गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट का संग्रहण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक अनाज के भंडारण में होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों जो है कीट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक शहर में सभी प्लास्टिक थैलियों की जगह कपड़े के थैलों का उपयोग किया जाने लगा है, तो पारितंत्र में किस श्रृंखला प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जा सकती है? बेटा जो है प्रदूषण में कमी और जैव आवर्धन में कमी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने मधुमक्खी पालन केंद्र पर उत्पादित शहद की मात्रा और स्वाद दोनों में सुधार करना चाहता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? बताइए। मधुमक्खियों के छत्तों की संख्या कम करे और मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाए। बेटा ये गलत है। मधुमक्खी पालन को कम फूलों वाले क्षेत्र में ले जाए, ये भी गलत है। शहद उत्पादन के लिए केवल स्थानीय मधुमक्खियों की किस्मों का उपयोग करे, ये भी गलत है। मधुमक्खी के छत्तों के समीप पुष्पी पादपों की विविधता और मात्रा में वृद्धि करे, ये बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के लैरिक्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संयोजी ऊतक उपस्थित होता है? बेटा इसमें जो है उपास्थि यानी जो है कार्टिलेज साथियों इसमें जो है उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से प्राथमिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बेटा यहाँ पर जो है केचुए का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान बेहतर बेकिंग गुणवत्ता और सूखा प्रतिरोधी क्षमता वाले गेहूं की खेती करना चाहता है। फसल की किस्म में सुधार हेतु किन दो विशेषताओं को लक्षित किया जाना चाहिए? बेटा इसमें जो है बेहतर गुणवत्ता और अजैविक प्रतिरोध। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य जैव आवर्धन से सबसे अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? तो बेटा आंसर हो जाएगा अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में मनुष्य शीर्ष पोषी स्तर पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ का नाम क्या है? जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्कीय धमनी और वृक्कीय सिरे के बीच कौन सा अपशिष्ट आधारित मुख्य अंतर सीधे तौर पर उत्सर्जन क्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों वृक्कीय धमनी में अधिक यूरिया होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक यह सुनिश्चित करता है कि पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है? बताइए। बेटा जो है आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाले किस प्रकार के विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है?
बेटा ये जो है पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 300 है, लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक दोस्तों दिया हुआ है कि मिश्रित फसल प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल के पूरी तरह से खराब होने के जोखिम को कम करने में सहायता करती है। बेटा जो है कथन सही है, ठीक है। कथन बी कह रहा है कि मिश्रित फसल में प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम करने के लिए अलग अलग फसलों को एक निश्चित पंक्ति विन्यास में उगाया जाता है। बेटा ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर साथियों कथन ए सही है, कथन बी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने आपको 300 क्वेश्चन करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और दोस्तों कमेंट में जो है आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिए। और साथियों इस प्रकार की जो क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।